नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में की शिरकत। वहीं यूपी के अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी की नामांकन सभा में हुए शामिल। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग। अब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर राख। वहीं अग्निशमन विभाग में वाहनों और संसाधनों की कमी से साबित हो रही कोड़ में खाज। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग की खटारा बसें कर रही यात्रियों की जान से खिलवाड़। चंपावत में बस के ब्रेक हुए फेल। 32 सवारियों से भरी बस बाल बाल बची। हरिद्वार में हर की पौड़ी के गंगा घाट पर लागू होगा ड्रेस कोड। आए दिन बेढंगे कपड़े पहनकर रील्स बनाने वालों के लिए चलते लिया फैसला। लगाए जाएंगे नोटिस बोर्ड। और गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के कई इलाकों में पेयजल किल्लत हुई शुरू। प्राकृतिक स्रोतों में जलधार हुई कम। कई ग्रामीण इलाकों में किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर लोग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में संसदीय क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने नामांकन सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रामलला का आशीर्वाद लिया और प्रदेश में सुख समृद्धि, खुशहाली और तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में हुई नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुख्य सेवक के रूप में बद्री, केदार, गंगा यमुना की भूमि से हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आज देश विकास की नई अवधारणाओं और परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर धामी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली के लोगों ने आप सरकार और कांग्रेस के गठबंधन को देखा है। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की आप पार्टी की सरकार और आप पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन दोनों देख लिया है। ये लोग देश के अंदर किस प्रकार से परिवारवाद को फैला रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से आज इन्होंने दिल्ली के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में ऐसे लोगों को भी प्रत्याशी बना दिया है जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की कामना करते हैं, टुकड़े टुकड़े के लोगों का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में देश भर के अंदर अभियान चलाते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता पुनः अपना इतिहास दोहराएगी और 7 लोकसभा सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से जिताएगी। रुड़की के गणेशपुर स्थित कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉपर छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि छात्राओं ने पूरे साल मेहनत की है और आज उसका परिणाम आया है। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन अग्रवाल ने टॉप करने वाली छात्राओं को बधाई दी। टॉप करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन रूप धनराशि देकर सम्मानित भी किया। जिला महामंत्री अरविंद गौतम और रेलवे बोर्ड सदस्य पूजा नंदा ने भी टॉपर छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कॉलेज संस्थापक सदस्य सत्येंद्र तोमर ने बताया कि ये सब विद्यालय की शिक्षिकाओं के कठिन परिश्रम और बालिकाओं की कड़ी मेहनत की वजह से ही संभव हो पाया है। कल शाम उत्तराखंड का विद्यालय का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया। इस परीक्षा परिणाम में जो बच्चे
अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं, ले आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विद्यालय का रिजल्ट 96%, 91% हाई स्कूल, 96% इंटर, और 29 बच्चों की इंटर में फर्स्ट डिवीजन। श्रेय किनको देना चाहोगे? ये श्रेय तो सारे स्टाफ को ही है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का नाम महक कुमारी है और वो इस स्कूल में पढ़ती है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम कन्या पाठशाला अच्छा। विद्यालय है। हाँ। मेरी लड़की इंटर में पढ़ती है और उसने 91+ पॉइंट से वो फर्स्ट आई है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इतनी आगे आई है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बढ़े और स्कूल का नाम रोशन करे और इस स्कूल की सभी टीचरों का और सभी का ही अध्यापकों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को इतने अच्छे से पढ़ाया। आज हम आए हैं गणेशपुर कन्या पाठशाला कॉलेज में और यहाँ पर जो हाई स्कूल और 12वीं की कक्षाओं में जो हमारी लड़कियाँ बेटियाँ जो फर्स्ट आई हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आई हैं, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारी बेटियाँ जो है नाम रोशन कर रही हैं अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और सभी का। जिस तरीके से वो इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आई है तो बधाई की पात्र है कॉलेज भी, प्रबंधक यहाँ पर जो महोदय है और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी, और खासतौर से उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसें यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है। पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस चंपावत के बनलेक के पास प्रेशर पाइप फट गया और बस के ब्रेक फेल हो गए, तो वहीं चालक ने किसी तरह से सूझबूझ दिखाते हुए बस को संभालते हुए सड़क किनारे रोक दिया। आपको बता दें, बस में 32 यात्री सवार थे जिनकी जिंदगी चालक की सूझबूझ से बाल बाल बच गई, तो वहीं बस के खड़े होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने किसी तरह से आगे की यात्रा को पूरा किया। आए दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की समय सीमा पूरी कर चुकी बसों के साथ हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार और उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी आए दिन यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ होता देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाली 46 जिप्सियों को कॉर्बेट प्रशासन ने तेज गति से वाहन चलाने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क में जाने से बैन कर दिया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों की जैव विविधता और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं कॉर्बेट प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा से मुस्तैद रहता है। कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोन में पर्यटकों को सफारी पर ले जाने वाले 350 से ज्यादा जिप्सियों पर भी कॉर्बेट प्रशासन की निगरानी रहती है। कुछ समय पहले पूर्व पार्क प्रशासन ने इन जिप्सियों पर जीपीएस सिस्टम लगाया था, जिससे जिप्सी चालक सफारी के दौरान जंगल में ओवर स्पीडिंग और जंगलों के नियमों का पालन कर सके। वहीं जीपीएस के जरिए पार्क प्रशासन लगातार इन पर नजर रख रहा था। नियमों का पालन न करने पर जंगल में सफारी के दौरान ओवर स्पीडिंग जिप्सी वाहन चलाने पर पार्क प्रशासन ने 46 जिप्सियों को 7 से 15 दिनों के लिए पार्क में जाने से बैन कर दिया। में नियंत्रित पर्यटन संचालन के लिए जिप्सियों का प्रयोग होता है। इन जिप्सीज पे अभी हमारे द्वारा जीपीएस लगाए गए हैं ताकि ओवर स्पीडिंग और ये कंजेशन जो होता है इसको नियंत्रित किया जा सके। इसी क्रम में कुछ जिप्सीज ओवर स्पीडिंग की जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इससे ऊपर पाई गई है, तो उनको बैन किया गया है। 7 दिन से 15 दिन के बीच में, अधिकतम 15 दिन और मिनिमम इनको 7 दिन के लिए बैन किया गया है। ये अराउंड 46 जिप्सीज हैं जिनको बैन किया गया है। विदेशी कॉल का इंटरनेट के माध्यम से भारतीय नंबरों पर डाइवर्ट करवाने वाली कंपनी का एसटीएफ उत्तराखंड ने भांडाफोड़ किया है। दरअसल मामले में कुछ समय पहले बांदा कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज को देहरादून के लैंडलाइन नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून पाई गई और इस पर एसटीएफ उत्तराखंड ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जानकारी मिली कि स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने ये सब ऑपरेट किया हुआ है। जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पूछताछ में और मौके पर रेड से सामने आया है कि इसने इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप किया हुआ था, जहां पर कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से ये लोग रिसीव करके आगे इंडियन कस्टमर्स को लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रहे थे।
उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत नगला बाजार से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भारत में बसे नगला बाजार में झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही क्लिनिक में मरीज को घरेलू बिस्तर पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा रहे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में बसे हुए हैं और उत्तराखंड में बस कर ये लोग इस तरह के अवैध काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये लोग नेपाल बॉर्डर पर बैठकर नशीली दवाइयों का व्यापार भी करते हैं और इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नागरिक चिकित्सालय खटीमा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पवन ठाकुर से जब बातचीत की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पे जो है छापा मारते हैं और हमें जब खबर मिलती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसे आप लोग के द्वारा हमें खबर मिल रही है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करेंगे, वो इस चीज़ के जो है उसको तहकीकात करेंगे क्या उसमें से अलाउ नहीं है। जब तक उनको वहाँ से हमारे सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा तब तक वो कोई नहीं कर सकता है। डीजी हेल्थ से सर्टिफिकेट और तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कर नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का जांच जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जंगल की आग लगातार भड़क रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की आग से जंगल जल चुके हैं। एडिशनल चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर निशांत वर्मा ने कहा कि आग लगने के ज्यादातर मामले कुमाऊं में सामने आए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि वो हालात को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं और आग की जानकारी मिलते ही उसे बुझाने की ठोस कोशिश कर रहे हैं। टोटल इंसिडेंट जो है 653 इंसिडेंट हुए हैं। 653 इंसिडेंट में 814 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और आज सुबह भी हमारे पास जो है 10 लार्ज फॉरेस्ट फायर आई हैं। तो वो जो फॉरेस्ट फायर आई हैं तो उस पर भी जो है एक्शन लिया जा रहा है मौके पे और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, बार बार हर फायर की समीक्षा करते हैं, उसकी हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं और फिर जो है उसको उच्च स्तर को भेजते हैं। संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइन रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। हमारी क्रूज स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात है और जैसे ही हमें सूचना मिल रही है हम तुरंत जाके आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, दिन ब दिन आग जो है गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग अराजक तत्व इस काम में लगे हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पकड़ें और इसके लिए हमने अपने सारी टीम को सचेत कर दिया है। सभी अनुभाग अधिकारी बीट अधिकारी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अग्निशमन विभाग को वाहनों और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग के पास अभी होम टेंडर 28 और वाटर टैंक 70 उपलब्ध है, लेकिन 45 वाहन 15 साल से ज्यादा के हो गए हैं। साथ ही पोर्टेबल पंप क्लियरिंग व्हीकल 22 है, लेकिन ये भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं और ऐसे में फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं। अग्निशमन अधिकारी संदीप राणा ने कहा कि विभाग के पास संसाधन तो पूरे हैं, लेकिन मशीनरी पुरानी होने के साथ ही उसके रिप्लेसमेंट के लिए भारत सरकार को जानकारी दे दी गई है। वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर हैं, 48 टोटल फायर स्टेशन हैं हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है। बट उसमें विडम्बना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स हैं जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है।
तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कुछ विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की, क्योंकि रिस्पॉन्स व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी के गंगा घाट पर ड्रेस कोड लागू होगा। गंगा सभा ने हर की पौड़ी पर बनने वाली रील्स को लेकर बड़ा फैसला लिया। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड लगाए जाएंगे। इस्कॉन संस्थान की ओर से श्री श्री राधा बांके बिहारी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया और इसी क्रम में मोथरोवाला स्थित दूधली रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की थी। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा इस्कॉन सोसाइटी ने हमारे धर्म और संस्कृति को भी संरक्षित करने का प्रयास किया है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में इस्कॉन सोसाइटी के करीब 150 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना की गई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बांके बिहारी मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक ये प्रयास है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बड़ा गांव में हर तीसरे साल पौराणिक और ऐतिहासिक हस्तोला मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल ग्रामीण दूर दूर से हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने हस्तौला मेले का शुभारंभ सुंदर पारंपरिक झूमेलों के साथ किया। ग्रामीणों की माने तो हस्तौला मेले का आयोजन वो लोग हर तीसरे साल में अपने गांव के मंदिर में करते हैं और जब भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आती है तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। हस्तौला मेले के दौरान मां भगवती महिषासुर राक्षस का वध करती है। इस दौरान तकरीबन 18 ताल और 18 पत्रों के नृत्य के साथ ही भगवान रामचंद्र की लीला का वर्णन भी इस मेले के दौरान दिखाया जाता है। हर तीसरे वर्ष में हस्तौला मेला का आयोजन किया जाता है। यह एक पौराणिक मेला है और इस मेला का वर्णन जो हमारा दुर्गा सप्तशती है उसमें इस मेला का वर्णन किया गया है, जिसमें कि माँ भगवती जो महिषासुर है उसका वध करने के लिए माँ भगवती ने जो चंडी का रूप दिया था उसी को माना जाता है, इसको हस्तौला मेला के नाम दिया गया है। और ग्राम सभा बड़गांव में इस मेले को देखने के लिए पेंडखंडा के जितने भी गाँव हैं यहाँ इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं और ये ग्राम सभा बड़गांव के द्वारा आज भी पौराणिक जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसको जीवित रखा गया है। समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बड़गांव में, जिस ग्राम सभा बड़गांव में हर साल की तरह इस साल भी हस्तौला मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा इस तस्वीर को कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राम सभा बड़गांव की जो महिलाएं हैं वो खासकर हर साल जो हस्तौला मेला होता है उस अवसर पर यहाँ पर झूमेलो नृत्य का यहाँ पर आयोजन करती है। वहीं आप पीछे मेरे तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा, जरा बैकग्राउंड की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। ये देख सकते हैं एक बड़ा गाँव ही नहीं बल्कि सीमांत घाटी के दर्जनों गाँव के लोग इस वक्त बड़गांव गाँव में हस्तौला मेले को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। और दूसरी नंबर की तस्वीरें मैं अगर दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं जो माँ भगवती जब मायके आती है तो माँ भगवती के साथ उनके दो भाई भी आते हैं हर साल इस मेले के दौरान। आप देख सकते हैं इसे बाल देवता और दानी देवता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और तीसरे नंबर की तस्वीर अगर खासकर मैं दिखाना चाहूँ तो यह उत्तराखंड का वाद्य संगीत कहा जाता है। इस वाद्य संगीत के बजने से ही देवी देवता यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। ये देख सकते हैं महिलाओं की अगर मैं खासकर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर गाँव की महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर लोक नृत्य या पारंपरिक झूमेलो कहा जाए उस नृत्य का यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आयोजन करती हुई देखी जा रही। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह बड़ा। गर्मी शुरू होते ही अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के कई गांवों में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है, जिससे कि अप्रैल महीने में ही प्राकृतिक जल स्रोतों की धार कम हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी किल्लत शुरू हो गई। दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को
कई किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढोल रहना पड़ रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट ग्राम कोसा जाली मेहता गांव के ग्रामीणों को भले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव के कनेक्शन तो मिलने लगे, लेकिन ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो रहा। जो हमारे यहाँ जो झमार से इधर को आता है पानी, और एक यहाँ बरकिंड की योजना है, और एक यहाँ ये हैंडपंप लगा रखा है, इसमें मोटर लगा रखी है, और कोई पानी नहीं मिल रहा है हमारे को। हर घर जल का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई है, लेकिन मुझे लगता है और जनता को भी अब महसूस हो रहा है कि ये हर घर नल पहुंचाने का संकल्प था सरकार का, जल पहुंचाने का नहीं था। और आज जो आप डोटियाल गांव की बात कर रहे हैं, वो लंबे समय से वहां पर पानी की समस्या आप जूझ रहे लोग, क्योंकि मैनला बरकिंडा पेयजल जो योजना बनाई थी वो एक सीमित गांव के लिए बनाई थी, और उसका राजनीतिकरण करते करते उसमें कई गांव बढ़ा दिए गए हैं। आज वो पूरे क्षेत्र जो है पानी से वंचित हो गया है। 5 मई से 7 मई तक देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए बुधवार को लोहाघाट के युवा भवन में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन चंपावत के बैनर तले ये आयोजन हुआ। संगठन के सचिव और कोच दीपक अधिकारी की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न करवाई गई। कोच अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता में चंपावत के बनबसा, लोहाघाट और बारागोट के कराटे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सब जूनियर, कैडेट और जूनियर, अंडर 21 और सीनियर खिलाड़ियों का जो गर्ल्स बॉयज़ का सिलेक्शन रखा गया था जिला चंपावत जिला स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन चंपावत की तरफ से, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। जो सिलेक्ट हुए उनको जो है जो गोल्ड आने पर उनको जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें प्रतिभाग करना है, जो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक स्टार्ट होनी है। वहीं फिर 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कैडेट। हाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।